banned for political reasons. Explain. तो ये एक्सप्लेन कहा है, तो ये हमको आर्थिक चीजें से क्या क्या फायदा था, उन चीजों को बैन पॉलिटिकल चीजें ये बताना है। इसका मतलब आर्थिक बेनिफिट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये किस किताब में हमको पढ़ने को मिलेगा, तब ज्यादा विश्लेषण हम एडवांस किताबों में कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, आप हमको क्वेश्चन पेपर्स दिखाएं। एक्चुअल यूपीएससी का फील क्या होता है, यूपीएससी के सवालों के शब्द कैसे होते हैं, यूपीएससी के सवालों के एसेस कैसे होते हैं, एक्सप्लेन क्या होता है, इलस्ट्रेट क्या होता है, इलैबोरेट क्या होता है, डिफरेंशिएट क्या होता है, कमेंट क्या होता है। हर एक वर्ड अलग अलग है। हर एक वर्ड पे आपको कमेंट बोले तो आपको कमेंट ही लिखना है, आपको ये भी लिखना है, वो भी लिखना है। इलस्ट्रेट लिखना है मतलब उसने बोल दिया है ये लाइन, इसमें आपको पूछा नहीं जा रहा है सही है कि गलत है, ये लाइन बोल दी है, आपको बस और बेहतर तरीके से इसको फर्दर इलस्ट्रेट करना है। एग्जाम्पल देके, डायग्राम देके, डेटा देके, टेबल देके या केस स्टडी देके। तो इस तरह से आप हमको चौथी चीज डायरेक्ट यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर दिखाइए, ताकि हमको पता चले कि यही वो भट्टी है जिससे हमको सुलग के बाहर निकलना है। आप हमको कोई भी दूसरे सवाल मत दिखाइए, डायरेक्ट जो वॉर के लिए प्रिपेयर होना है वो वॉर का सीन दिखाएं। पॉइंट नंबर 5, आप हमको डेली रिवीजन करवाइए, तभी हमको याद करना क्या है पता चलेगा। एग्जाम होता क्या है, किसी के साथ एक किताब साल भर है, किसी के साथ वो किताब 2 साल भर है, किसी के साथ वो किताब 5 साल है। 3 घंटे के लिए केवल किताब बाहर रखी जाती है और आपको बोलता है अभी लिखी। तो 3 घंटे में जो बेहतर समझ पाया हो, जो बेहतर शब्दों में डाल सकता है, वो आदमी एग्जाम क्रैक कर पाएगा। तो यहाँ क्या हो गया हम लोगों का, आप हमारा मॉक टेस्ट करवाइए। आप हमको बैठ के बार बार रिवाइज करवाइए और मॉक टेस्ट करवाइए। और मॉक टेस्ट में आप थोड़ा सा और कंजूसी से मार्क्स दीजिए, ताकि हमको पता चले कि आधे मार्क्स से सामने वाला आगे गया, मैं पीछे क्यों आया। और आप हमको एक्सप्लेन भी कीजिए कि मुझे इसमें से 17 मार्क्स मिलने चाहिए थे, 20 या 25 आउट ऑफ 25 वो कम क्यों मिले हैं। पॉइंट नंबर 6 ये है कि आप हमको हर एक एग्जाम में टेबल कैसे डालना है, डेटा कैसे डालना है, एग्जाम्पल कैसे डालना है, वो सिखाइए, ताकि केवल ही हमने कहीं से लिया और इसको आंसर शीट में टेपा, मतलब लिटरली आपने कहीं से उठाया, मगिंग किया, रटा आपने और अपने उसको लिखा। आर्टिफिशियल सब्जेक्ट्स में ये नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जितना पूछा है उतना ही हमने लिखा है। तो वो एक बात हो गई आपके मॉक टेस्ट में और आपके आंसर शीट्स के सॉल्व करने में। तो और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग लास्ट, आप हमको न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाएं, खास करके हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। आप एक अगर फाइनेंशियल एडिशन किसी का पढ़ रहे हैं तो दूसरे का आप नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़िए। आप अगर हिंदू पढ़ रहे हैं तो आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस का, या फिर इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया का। आप अगर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं तो बिजनेस पढ़िए हिंदू का। आप मतलब अलग अलग टाइप के टोन, अलग अलग टाइप का क्रॉस डेटा आपको मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर जो शुरू में होता है वो न्यूज़ कौन से होते हैं, सेकंड पेज के न्यूज़ कौन से होते हैं, सिटी एडिशन के न्यूज़ कौन से होते हैं, एडिटोरियल कौन से होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, वो आप हमको पढ़ाइए, ताकि हमको ये प्रैक्टिस हो जाए कि 2-2.5 घंटे में एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़ के उसमें इंपॉर्टेंट क्या है समझ के उसको नोट डाउन किया जाता है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इट इज एज गुड एज डेली आपके पास एक किताब आ रही है, आपको 3-4 कलर के पेन्स लेके आपको उसको पढ़ना है। आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे, आप एक न्यूज़पेपर का जो आजकल बाजार में अच्छे नोटबुक्स मिलते हैं जिसमें पार्टीशन होते हैं, उस पार्टीशन में उसको डालिए कि हाँ भाई आज की तारीख क्या है, 8 सितंबर के हिंदू में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक प्रॉब्लम है, तो सुनीता विलियम नीचे क्यों नहीं आ रही है, सो व्हाट आर द हेलो, हाँ, तो वो आपको पता होना चाहिए कि बोइंग कंपनी का क्या प्रॉब्लम था, उसका उतरने का जो यान है वो क्यों नहीं उतर पा रहा है, उसके हड्डियों के डेंसिटी कम हो रही है कि कैल्शियम कम हो रहा है, उसमें एक्चुअली क्या चेंजेस हो गए हैं, और 2-3 महीना अगर नहीं आएगी तो क्या आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको फट
लिखते आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी वो आपने कहाँ पे पढ़ा था, तो इतना सीरियसली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आना चाहिए। सातवीं चीज़ सर आप हम लोगों को ये सिखाइए कि नोट्स कैसे लिखते हैं। लोग जो दिखता है उसी के लैंग्वेज में लिखना शुरू कर देते हैं। सर क्या कर रहे हो, तो नोट बना रहे हो, 6 घंटा नोट ही बना रहे हो, दिन भर नोट ही बना रहे हो, तो नोट ही बनाते रहोगे तो मुझे लगता है दूसरी किताब की कॉपी बना रहे हो। नोट अपनी खुद की होती है, नोट अपने क्विक रिवीजन के रेफरेंसेस होते हैं। नोट मतलब नोट डाउन करो, नोट मतलब कोई भी छोटे लिखा हुआ, किताब नहीं लिख रहे हैं, नोट लिख रहे हैं, तो आपको आपके वर्ड्स में जो वर्ड्स आप 2 महीने के बाद भी पढ़ोगे तो आपको याद आना चाहिए कि ये नोट का ओरिजिनल पेपर क्या था और हम किस रेफरेंस में इसको किस लैंग्वेज में लिखे हुए थे। तो आपको रिकॉल करते आना चाहिए आपका नोट पढ़ने के बाद कि वो मदर डॉक्यूमेंट क्या था, वो ओरिजिनल न्यूज़ क्या था, वो क्लिपिंग क्या था, वो एडिटोरियल क्या था, या उस मैगजीन का आर्टिकल क्या था। फॉर एग्जाम्पल इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, या इंडिया हैज़ फेल्ड to play the role of a big brother in the present context explain। तो इसने बोला है कि इंडिया हैज फेल्ड, हमको ये नहीं लिखना इंडिया हैज नॉट फेल्ड। ये जनरली मोटा मोटी 70-80% लाइन कंफर्म है। एग्जामिनर बोल रहा है इंडिया हैज फेल्ड टू प्ले द रोल ऑफ अ बिग ब्रदर। बिग ब्रदर इसलिए क्योंकि बाकी के देश हमसे छोटे छोटे हैं, इसलिए हम बिग ब्रदर हैं। नेपाल छोटा है, अफगानिस्तान छोटा है, बांग्लादेश छोटा है, काठमांडू छोटा है, श्रीलंका छोटा है, मालदीव छोटा है। तो इन परिप्रेक्ष्य में सब कॉन्टिनेंट में हम बिग ब्रदर है, तो हम बिग ब्रदर का रोल प्ले करने में फेल हो चुके हैं क्या? तो हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड से समझ में आना चाहिए कि गुलजार डॉक्ट्रिन क्या था, हमारा बाकी के लोगों के साथ रेसिप्रोकेशन में रिलेशन क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हम दूसरे को बचाने के क्षमता रखते हैं क्या, हमारी कितनों के साथ ट्रीटीज हो गई। आपने किसी पड़ोसी के बच्चों को बोला नहीं अभी तुम पढ़ोगे और फिर बाद में खेलने के लिए जाओ, तो वो तो आपका पड़ोसी है ना, उसके इंटरनल मैटर्स पे आप नहीं इंटरफेयर कर सकते। मगर फिर भी आपके उसके इतने रिलेशंस होते हैं, लेन देन के, मदद के, कुछ चीज़ें आपने ही एक्स्ट्रा दे दी है, उनके लोगों को आपने ट्रेनिंग दिया हो, उनके माइंड मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन में आपने कोई मशीनरी दी हो, तो वो उस लिहाज से आपकी कितनी बात सुनने के लिए रेडी है। तो ये बिग ब्रदर की रोल है। तो क्या हम इसमें फेल हो चुके हैं, इसको हमको कैसे एक्सप्लेन करना है, ये नोट्स आपको नोट फॉर्म में होना चाहिए, ताकि जैसे जैसे एग्जाम का डेट आगे आएगा, 1 महीना पहले कोई बच्चा किताब को छूता नहीं, किताब ऑफ, 1-1.5 महीना कोई नोबडी टचेस द टेक्स्ट बुक, सब लोग नोट्स रिवाइज करते हैं, अपने खुद के नोट्स, और नोट्स के बाद साइड में 1-2 पेज छोड़े जाते हैं। उस नोट को बनाने के बाद उस कॉन्टेक्स्ट में अगर कुछ और पढ़ने को मिला, कोई एग्जाम्पल मिला, तो उसमें लोग ऐड करते जाते हैं। इस तरह से आपका नोट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो एग्जाम जैसे आएगी, आई शुड रिवाइज सोशियोलॉजी नोट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नोट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के आजकल के तारीख में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लोग पूछ रहे हैं ऑर्गेनिक कोरिलेशन बिटवीन द 3 पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, आपका जुडिशरी, आपका एग्जीक्यूटिव, आपका लेजिस्लेचर। ये वाटर टाइट भी है मगर स्टिल दे आर ऑर्गेनिकली कनेक्टेड, और ऑर्गेनिकली कनेक्टेड है स्टिल कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेंटेन्ड देयर ओन आइडेंटिटी। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो एग्जीक्यूटिव कैसे पार्लियामेंट में बैठने के बाद लेजिस्लेचर के रोल में आता है, लेजिस्लेचर कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए जुडिशरी कैसे है, जुडिशरी की अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव कैसे करता है, उसका रिप्रेजेंटेशन में एग्जीक्यूटिव ही अकेला है कि लेजिस्लेचर भी है, अपोजिशन का लीडर लेने के बाद लेजिस्लेचर की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये सारा जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, सोचेंगे, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मेरा ये कहना रहेगा कि आप हमें नोट्स कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, शुरू में आप लोगों के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत काम करेगा। आजकल हम लोग तो यूट्यूब इतना देखते थे ना, रील्स थे, फोन तो बंद करके रखते थे। फोन देखने का मतलब है इस साल कुछ नहीं होने वाला है, गए तुम काम से। फोन भी देखना है, अच्छे से टिप टॉप रेडी भी होना है, सारे सोशल ऑब्लिगेशंस भी कंप्लीट करने हैं, और क्या है कि अच्छा रैंक लाना है, और घर का होम क्वार्टर भी लेना है। तो ये पॉसिबल नहीं, ठीक है, और ये पॉसिबल होना भी नहीं चाहिए। तो लीव ऑफ एवरीथिंग, एकदम होम यज्ञ में जैसे बैठते, चोटी बांध के जैसे बैठा था चाणक्य, उस तरह से बैठना पड़ेगा। पेट के अंदर उसकी आग लगनी चाहिए कि करना है तो करना ही है। अब आप जब एग्जाम लिखते हो, अभी हम लोग आ गए इधर के रोल में, अभी तो मैंने एज ए स्टूडेंट आपको बता दिया। हाँ, एज ए स्टूडेंट आपको ये भी बता रहे हैं कि घर में 3-4 भाई बहन होंगे, 1-2 पीछे पड़ रहे होंगे,
एक दो आगे सेटल हो गए होंगे, अब पूरी फैमिली, रिश्तेदार, आजू बाजू, आपके स्कूल जहाँ छोड़ के आए हो, सब लोगों की नजरें आपके ऊपर है। तो सुना है फलाने का बेटी आईएएस लिख रही है, आपको अभी कुछ हुआ भी नहीं है मगर आईएएस लिख रहे हैं आप, ठीक है। तो आपके ऊपर वो सोशल प्रेशर भी जबरदस्त है कि क्रैक करना है। हल्का प्रेशर जरूरी होता है, हल्का प्रेशर अच्छा अंदर का पूरा सत्व निकालता है। तो सबकी अकाउंटेबिलिटी, सबके पास सबको जवाब नहीं देना अभी क्या पढ़ रहा हूँ। आपके जिस दिन एग्जाम में रिजल्ट आएगा उस दिन सारे रिश्तेदारों को, सारे अड़ोसी पड़ोसियों को, सारे सोचने वालों को, पूछने वालों को अपने आप में जवाब मिलेगा। और जो खुश है वो हमेशा आपके लिए खुश रहेंगे। तो हमें भी दिखता हम भी अभी जैसे एसडीओ बने, डीडीसी बने, डीसी बने, तो जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो आप पहला सवाल पूछते हैं अपने जिले में कितने बच्चे हो। तो मतलब वी ऑल्सो स्टार्ट ओनिंग कि भाई आपको उसको पता भी नहीं था कौन लिख रहा था, मेरे जिले का कितना है। तो ये ओनरशिप एग्जाम क्लियर हो जाने के बाद सब लोग इसको ओन करने लगेंगे। तो आपको सब ये मोह माया त्यागना पड़ेगा, छोटे छोटे एम्स को छोड़ना पड़ेगा, अंतिम चरण पे ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ उस दुनिया में जाने के बाद की जो चीज़ें हैं वो देखनी पड़ेगी। ये एक एग्ज़ाम ऐसा है, एग्ज़ाम एक ऐसा है जिसमें आधा ट्रेनिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन नहीं हो जाती। अलग अलग टॉपिक्स को जंप करके आप कैसे लिखते हैं, आपको 25 सवाल लिखने हैं, 25 सवाल आपको 20 शब्दों में लिखने हैं। ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, 20 शब्दों में ही आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। इसके लिए इतना लंबा क्यों लिख रहे हो, इतना टाइम थोड़ी होता है दिन में ऑफिस में। आपको एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक, आप पॉलिटी भी करो, फिर एंथ्रोपोलॉजी करो, इंटरनेशनल रिलेशंस भी करो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी करो, नीचे स्टैटिस्टिक्स का सवाल भी पड़ा हुआ है, फिर आप कोई एकदम कंप्यूटर साइंस का भी एक टोटल ऑब्जेक्टिव सवाल पढ़ो। तो आपका माइंड जंप मारा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वो आपको जंपिंग आना चाहिए। स्विच ऑन स्विच ऑन स्विच ऑन स्विच ऑन स्विच ऑन स्विच ऑन। ये तभी होगा जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के सिवा कुछ आता नहीं है, प्रैक्टिस सबको करनी पड़ेगी। अच्छा लिखना भी एक आर्ट है, क्योंकि वहाँ एग्जाम में 3 घंटा तो कोई आपसे बैठ के पूछने वाला नहीं है आपने कितना पढ़ा, कितने एग्जाम्स दिए, कितने मॉक इंटरव्यू दिए, कितनी फी भरी, कौन कौन आपके गुरु थे। उस वक्त केवल एक बंदा आपके बिहाफ पे बात करेगा, वो है आपका पेन। तो इसीलिए अच्छा लिखना भी बहुत जरूरी है। क्रिस्प लिखिए, पॉइंटेड लिखिए, पैराग्राफ कब चेंज करना है वो देखिए, EXEG लिखिए, एग्जाम्पल दीजिए। ये आप जब आप खूबसूरती के साथ कर पाएंगे, जब आप अच्छा पढ़ पाएंगे, अच्छी नोट बना पाएंगे, अच्छे नोट बना पाएंगे, उसको रिवाइज कर पाएंगे। जब आप रिवाइज करेंगे तब आप एग्जाम में याद करेंगे, जब आप एग्जाम में याद करेंगे तो इतना पॉलिशिंग और फिनिशिंग के बाद उसको अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। और हमेशा आपके पहले जिनके पेपर्स चेक हुए हैं वो आपके रेफरेंसेस होते हैं। आपका हैंडराइटिंग भी अच्छा होना चाहिए, आपको उतने वक्त में क्वेश्चंस भी सॉल्व होने चाहिए। ये नहीं पहले 15 क्वेश्चंस ही इतने अच्छे लिखे हैं कि पिछले सारे छूट गए, तो वो कहाँ, कितने, 5 में से 5 ही मिल सकते हैं ना, 5 में से 7 तो नहीं 5 मिल सकते। तो आपको सबको मॉडरेट इक्वल ट्रीटमेंट देते देते एंड तक आना है, क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है। यही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मेन मुद्दा जो मेरा ये था कि आप अपना मोटिवेशन हाई रखिए। आपका मोटिवेशन आपको किताबें देखने के बाद करना चाहिए दिन में कि भाई आधा घंटा बहुत वेस्ट कर दिया, नाउ माय बुक्स आर कॉलिंग मी। हमको ऐसा लगता था, बहुत गिल्ट आती थी कि बहुत फालतूपना कर दिया, आपको किसी से नहीं मिलेंगे, दरवाजा बंद। तब आप पढ़ने लगते हैं, आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। आज के तारीख में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके पास 2-2 घंटा बैठ के आपको मोटिवेट करें। आपका मोटिवेशन आपके बगल में जो चेयर पे बैठा हुआ है वो कितना काम कर रहा है, वो आपका मोटिवेशन। आपका मोटिवेशन आपके ट्यूटोरियल्स में आपको कितने कम मार्क्स आए और आप ज़्यादा कैसे लाने, वो आपका मोटिवेशन है। आपका मोटिवेशन अच्छे अधिकारियों की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है कि एग्जाम पास हो जाने के बाद आप लोगों का 2 साल का ट्रेनिंग होता है। जो कभी फाउंडेशन होता है 3 महीने का सभी बच्चों के साथ एक साथ। फाउंडेशन के बाद सब लोग अपना सर्विस स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं। IAS वाले मसूरी में ही रहते हैं, IPS वाले हैदराबाद जाते हैं, पोस्टल फरीदाबाद जाते हैं, फॉरेस्ट वाले देहरादून जाते हैं, रेवेन्यू वाले नागपुर जाते हैं, इनकम टैक्स वाले फरीदाबाद जाते हैं, बाकी अलग अलग जगह पे फॉरेन सर्विस वाले दिल्ली जाते हैं और उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। वहाँ उनके फील्ड के एक्सपर्ट्स आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। तो IAS अकेडमी में सीनियर IAS ऑफिसर्स आते हैं, आपको जिस टाइप का टॉपिक है उस टाइप के देश के लोग पढ़ाने के लिए आते हैं। सबकी अपनी एक स्टोरी है, सबकी अपनी एक कहानी है, सबका अपना एक हिम्मत का ये है, एक लॉन्ग पैच है और सबसे आपको कुछ ना कुछ सीखना है।
तो जितने विषम परिस्थितियों में आप हैं उसको आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कीजिए। ये होना नहीं है मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। मुझे याद है डीडीसी साहब, मैंने अपना एग्जाम का प्रिपरेशन हैदराबाद में किया। हम किलो के रेट से पेपर लाते थे। उस्मानगंज में होलसेल का मार्केट है स्टेशनरी का, लिटरली वो तोल के देता था पेपर। फिर आने के बाद 50-50 का पकड़ के स्टेपल करते थे और फिर उस पर सॉल्व करते थे। फिर किसी ने बोला यूपीएससी का आंसर शीट जैसे होते हैं ऐसा ब्रैकेट बना के करो, फिर ऐसा ही ब्रैकेट बना के किया। फिर किसी ने बोला कि नहीं इतने ही ब्रैकेट में लिखना शुरू करो ताकि आपको पता चले कि ये लाइन आती है तो इधर क्लोज करना है, इधर 200 वर्ड खत्म हो गए, लंबा नहीं लिखना है, मार्जिन पे नहीं लिखना है। पेन का रिफिल नहीं चेंज करते थे, पेन दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर एक आध दिन फुर्सत में बैठ के 15 रिफिल्स चेंज कर। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। उस वक्त आपको लगेगा कि कोई समझ नहीं रहा है या कोई थोड़ी बहुत चीजें आगे पीछे होगी, डोंट वरी। 3 महीने 8 महीने 60 साल की जिंदगी में कुछ भी नहीं होते हैं। और आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आपके इस एग्जाम के पास होने के साथ आप अपने देश को बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। आपके फैमिली में आपकी इज्जत बढ़ती है, आपके आजू बाजू के लोगों के प्रॉब्लम्स का आप रिप्रेजेंटेशन करते हो और वो अपॉर्चुनिटी मिलती है जीवन में आप किसी का भला करें। कि मुझे लगता है शायद अन्य किसी एग्जाम्स में, अन्य किसी नौकरी में वो नहीं है। बाकी सारी नौकरियां अच्छी हैं बट ये एक अलग ही पैनोरमा है। और इतने सारे बच्चे सालों साल लिख रहे हैं। 7, 8, 10 साल के पहले इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये एक मुख्य कारण था। बहुत सारे मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे नहीं अपियर होते थे। आज के तारीख में आप सबके पास स्मार्टफोन है, सबके पास अच्छा डाटा कनेक्टिविटी। आप यूपीएससी टाइप कीजिए, आपको बहुत सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी। किसान का बेटी ने ये किया, रिक्शा पुलर के बेटे ने लिया इतना, ये 4 बार एग्जाम लिखने के बाद भी हौसला बुलंद रह के फलाना कैंडिडेट पास हो। ऐसे सबके सक्सेस स्टोरीज है, आप उसको पढ़िए, सोचिए वो इतना, उसके पास इतने रिसोर्सेज की कमी, मेरे पास तो कुछ नहीं है। और जब से आप कोचिंग आना शुरू कीजिएगा, आपके माँ बाप का आपके लिए एक भरोसा बढ़ेगा। उस भरोसे को मत तोड़ो। आप जा रहे कोचिंग के नाम पर सीरियसनेस नहीं है तो उनको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वो क्या क्या चीज़ से यहाँ पे आए हुए हैं। इसीलिए हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हम इसको निःशुल्क रखें। जो बच्चे गांव देहात के आएंगे वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, इसलिए हमने उनको स्टाइपेंड की व्यवस्था की हुई है। तो ये जो पैसा है ये सब आपके आजू बाजू के लोगों के समाज का पैसा है, इसका दायित्व आपको देना है एग्जाम क्लियर कर। और ये फर्स्ट बात है, आप चाह रहे हैं अच्छे रैंक से आपके बच्चे आए। और मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करूँगी सर कि जब मेंस का कैंडिडेट रिजल्ट आ जाएगा, बच्चे अगर हमारे क्वालिफाई करते तो आप ज़रूर दिल्ली से अच्छे फैकल्टीज को बुलाइए इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू पैनल बनवाइए, जैसे हम लोग इंटरनेट पे देखते दिल्ली में अच्छे लोग, शुभ्रा जैन वगैरह नाम एग्जाम्स कंडक्ट करती है, बच्चों की मॉक इंटरव्यू होती है। उस तरह से वो भी हम फैसिलिटी लाएंगे। आप पहली बैच है, आप इस राज्य का पहला एक्सपेरिमेंट है और किसी ज़िले में है नहीं, मुझे नहीं पता, मगर ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है और हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। हमने डिक्लेयर कर दिया ये सक्सेसफुल है। अभी मेरे लाइफ को प्रूव करना आपका काम है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऐसे आपको कभी भी लगा 10-15 दिनों के इंटरवल में कि एक आप किसी को बुला के आजू बाजू के कुछ SDOs हैं हमारे यहाँ पे जो फ्रेश पास आउट है, कुछ प्रोफेशनल्स हैं अभी जो ज़िले में ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ मेरे ही अपने बैचमेट है, 7 बैचमेट है मेरे आजू बाजू में, तो वो लोग भी बोले हैं हम आके बात करेंगे। तो हम लोग उनको बुला के आपके साथ मोटिवेट करेंगे। आपको लगता है आपके क्वेश्चन पेपर्स हम लोग चेक करें तो वो भी टाइम निकाल के हम लोग आपके क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे। और लड़कियों के लिए खासकर डोंट लीव दिस अपॉर्चुनिटी। हर एक बंदी को अपने साथ और 4 लड़कियों को लेके आना है। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है ये आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेगी जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं, फिल्ट्रेशन टेस्ट, कि आप सही में कितने प्रिपेयर्ड हैं। और उन्हीं प्रिपेयर्ड लोगों को आगे 8-10 महीने ट्रेनिंग दिया जाएगा। किताबें आपको यहाँ पे मिलेंगी, कोचिंग, टीचिंग, ऑनलाइन कंसल्टेशन, मॉक इंटरव्यू, स्टडी मटेरियल, बुक्स, मैगजीन सब आपको मिलेंगे। उसके लिए बस आपको एक अच्छे से आप एक फिल्टरिंग का जो एग्जाम है उसको दे दीजिएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सारे बच्चे इसको सीरियसली ले लेंगे, लड़कियां इसको खासकर सीरियसली ले लेंगी
और जो दूर दराज के क्षेत्र है वहाँ के बच्चों को आप मोटिवेट करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हर एक बच्चे को, हर एक लड़की को, लड़के को, यहाँ पे जो बैठे हुए हमारे फैकल्टीज उनको भी आप भी तन मन से करें और ये एक देश के लिए एक मिसाल कायम हो कि DMFT से एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का सेंटर चलाया गया और जहाँ बच्चों ने अच्छे रेट में पार्टिसिपेट किया और बच्चे विद फ्लाइंग कलर्स दे हैव कम आउट। सो अगेन कांग्रेचुलेशंस एंड माय बेस्ट विशेस। थैंक यू। गागर में सागर भर दिए मैडम ने।